नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम PYQ का 5 सेट करेंगे, जो कि हम बिना देर किए शुरू करते हैं। अगर आपने पहले नहीं देखे हैं तो वो मेरे चैनल पर आप विज़िट करके देख सकते हैं। और मैं आज आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप बताऊंगी कि आप फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छे मार्क्स कैसे लाएं और अपनी सफलता कैसे निश्चित करें। तो बिना स्किप किए आप मेरा देखिएगा, क्योंकि मैं बीच में बताऊंगी। और बने रहिएगा इस चैनल पर। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। अब दिया गया है कि गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन करें। बहुत से मैं आपको यही राय दूंगी कि पहले आप गद्यांश पढ़ें फिर प्रश्न पढ़ें, क्योंकि कई बार आपको ऐसा भी होगा कि जब आप गद्यांश पढ़ लेंगे तो आप प्रश्न अपने आप ही कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्रश्न पढ़ते हैं फिर गद्यांश हमें बार बार पढ़ना पड़ता है कि कौन सी लाइन में कौन सी लाइन में। तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप पहले पूरा गद्यांश या पद्यांश पढ़ें, उसके बाद ही प्रश्नों पर जाएं, तो आपका टाइम बच जाएगा। सबसे बड़ी टिप यही है कि आप टाइम बचाएं। जैसे है शिक्षा की बैंक की अवधारणा। बैंकिंग कॉन्सेप्ट में ज्ञान का एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के लिए उनको दिया जाता है जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं। दूसरों को परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। वह शिक्षा और ज्ञान को जिज्ञासा की प्रक्रिया नहीं मानती। शिक्षक अपने छात्रों के समक्ष स्वयं को एक आवश्यक विलोम के रूप में प्रस्तुत करता है। फिर है उन्हें हम परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। छात्र हेगेलिय द्वंद्ववाद में वर्णित दासों की भांति अलगाव के शिकार होने के कारण अपने अज्ञान को शिक्षक के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करने वाला समझते हैं, लेकिन इस फर्क के साथ कि दास तो अपनी वास्तविकता को जान लेता है कि मालिक का अस्तित्व उसके अस्तित्व पर निर्भर है, लेकिन ये छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते कि वे भी शिक्षक को शिक्षित करते हैं। तो देखिए, हम देखते हैं कि इन्होंने प्रश्न में क्या दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि शिक्षा की बैंक की अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है। तो किस रूप में प्रस्तुत करती है, वो ऑप्शन है बी, शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया में प्रस्तुत करती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षा की बैंक की अवधारणा शिक्षा को ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया मानता है। वह स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उन्हें प्रदान किया जाता है जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं। नेक्स्ट है गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को जान नहीं पाते या नहीं जान पाते। तो वो किस चीज़ को नहीं जान पाते हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट है। शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है, यह वो जान नहीं पाते। कैसे, तो हम इसका व्याख्या देख लेते हैं। गद्यांश के अनुसार छात्र शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है, इस वास्तविकता को जान नहीं पाते। शिक्षा अपने छात्रों के समक्ष स्वयं को एक आवश्यक विलोम के रूप में प्रस्तुत करता है। विलोम यानी उल्टा, उसके रूप में प्रस्तुत करता है कि। फिर नेक्स्ट है इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त है क्या, कि शिक्षक उपस्थित हो। यही तो शर्त है। जब तक शिक्षक कैसे होगी, जब शिक्षक ही उपस्थित नहीं होगा, उपस्थित होगा तो वो पढ़ाएगा क्या। तो इसलिए जो अनिवार्य तत्व क्या है, यानी जो अनिवार्य शर्त आपकी है वो यही है कि शिक्षक की उपस्थिति हो। फिर है नेक्स्ट, गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है। वो बार बार गद्यांश लिख रहा है, यानी कि वो जो पूछना चाह रहा है, तो हमें अपने मन से कुछ नहीं बताना, हमें गद्यांश के अकॉर्डिंग बताना है, चाहे वो जो भी बता रहा हो। अब है गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है। तो ऑप्शन बी राइट है। शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्रहीन है, यही गद्यांश के अनुसार बताया जा रहा है। तो हम इसकी व्याख्या देखते हैं। शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्रहीन है, यही उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। हेगेलिय द्वंद्ववाद में वर्णित दासों की भांति अलगाव के शिकार होने के कारण अपने अज्ञान को शिक्षक के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करने वाला समझते हैं। नेक्स्ट है गद्यांश में डैश पर करारा व्यंग किया गया है। डैश यानी इसमें जो खालिस्तान है उस पर क्या आएगा,
शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध यानी शिक्षक और छात्र के बीच जो संबंध है उस पर करारा व्यंग किया गया है। तो हाँ, अब हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या। उक्त गद्यांश में शिक्षक एवं छात्र के बीच संबंध पर करारा व्यंग किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि दास तो यह जान लेता है कि मालिक का अस्तित्व और अस्तित्व पर निर्भर है, उसके अस्तित्व पर निर्भर है, क्योंकि अगर नौकर नहीं होगा तो मालिक कैसा। किंतु छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाता कि वे भी शिक्षक को शिक्षित कराते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आप पढ़ाएंगे तो ज़्यादा सीखेंगे, यानी आप अगर अपना ज्ञान बांटेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। इस हिसाब से जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है। तो जिज्ञासा क्या है आपको ये पता होना चाहिए, और विशेषण क्या है, जिज्ञासु। तो जिज्ञासा संज्ञा है और जिज्ञासु क्या है, विशेषण है। किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? दो प्रत्यय यानी जो शब्द के बाद लगते हैं, तो उसमें हुआ है ऑप्शन ए वास्तविकता। एक में कैसे, तो एक है और ता, दो प्रत्यय लगे हुए हैं। नेक्स्ट है प्रस्तुत गद्यांश में नितांत शब्द का अर्थ है। नितांत का शब्द का अर्थ है बिल्कुल। तो हम इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में नितांत शब्द का अर्थ बिल्कुल होगा। ज्ञान एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है जिन्हें वे नितांत अज्ञानी समझते हैं। राइट। अब हम देखते हैं, उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। रेखांतिंग शब्द में शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? रेखांतिंग यानी जिसमें नीचे लाइन खींची है ना, सिद्ध में। तो सिद्ध का मतलब क्या है? ये ऑप्शन प्रमाणित करना, यानी ये मैंने सिद्ध कर दिया, प्रमाण दे दिया इसका। ठीक, तो राइट ऑप्शन ए है। हम इसकी व्याख्या देखते हैं। उन्हें परम अज्ञानी मानकर वे अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। मैं सिद्ध की जगह प्रमाणित शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के मध्य से बच्चे क्या करते हैं? केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ केवल और ही जैसे शब्द आए और वो नेगेटिव सेंस दे रहे हों तो आप उन्हें रॉन्ग कर दें। और राइट ऑप्शन सी है, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, कहीं कहानी, कविता और गीतों, नाटकों के माध्यम से। तो आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। कविता, कहानी, गीत एवं नाटक हमारे सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े होते हैं, अतः इनके पठन पाठन से बच्चे अपनी सांस्कृतिक विषयों की जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है फिर प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। तो सर्वोपरि उद्देश्य क्या हो सकता है? ए है मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त कराना। कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। सी तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। डी अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो राइट ऑप्शन जो है वो है डी। क्यों? क्योंकि जब हम अपनी अभिव्यक्तियों का कुशलता से विकास कर पाएंगे, वही तो भाषा सीखने के लिए सर्वोपरि उद्देश्य होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन है डी। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होता है कि अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास कर सकें। यानी अगर हम कोई बात कह रहे हैं और सामने वाले को समझ आ जाए और बड़ी कुशलता से हम कह पाएँ, तो वही हमारा क्या होगा, भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा। फिर है लिखना। लिखना क्या है? एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। बी एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है। या सी एक तरह की बातचीत है। या डी एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। देखिए लगभग सभी सही लग रहे हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा है वो है एक तरह की बातचीत है। कई बार होता है ना कि आपने देखा होगा क्लास में मैम कहती हैं बात नहीं करेंगे आप लोग, नहीं तो मैं पनिशमेंट दूंगी, डोंट टॉक, है ना। तो फिर आप हम लोग क्या करने लगते हैं कि पेपर पर लिखने लगते हैं और आपस में चेंज करते हैं कि वो मैं लिख कर दे रही हूँ, फिर दूसरा लिख के दे रहा है, फिर इस तरह से बातें हो जाती हैं। तो लिखना क्या है? एक तरह की बातचीत है। नेक्स्ट है कक्षा 1 के बच्चे, यानी प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं।
कक्षा 1 के बच्चे डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। उन्होंने कहा लेकर ही आते हैं, तो क्या लेकर आते हैं? घर परिवार पड़ोसी, या घर परिवार परिवेश, घर परिवार दोस्तों, घर परिवार टीवी। देखिए टीवी पड़ोसी तो नहीं आएंगे। अब दोस्तों वाली बात रही, तो अब वो क्या पूछा है, देखिए कक्षा 1 के बच्चे घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। ठीक। और फर्स्ट का बच्चा कितना बड़ा होगा? 6 के आसपास होगा। 6 साल का बच्चा क्या करेगा? जो उसके घर परिवार परिवेश में सिखाया गया होगा वही बोलचाल की भाषा और उसके अनुभव जो होंगे वो बोलेगा, है ना। चाहे वो अपनी मातृभाषा में बोले या वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोले, यानी जो उसकी परिवेश की भाषा उसमें बोले। अब है नेक्स्ट, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो। अब क्या है, किसके लिए हो? ऑप्शन ए अर्थ उद्देश्य, बी अक्षर ज्ञान मनोरंजन, सी शब्द पहचान मूल्यांकन, डी अक्षर ज्ञान उद्देश्य। यानी वो कह रहे हैं कि कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में बच्चे यानी समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए ही हो, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर कोई उद्देश्य नहीं होगा तो हमें पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा या हम उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे। उद्देश्य पहले ज़रूरी है ना, और फिर अर्थपूर्ण भी हो, कि उद्देश्य तो है हमारा कुछ और करना, लेकिन हम मान लो मैंने एक उद्देश्य डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है, लेकिन उसका अर्थ नहीं निकल रहा, तो वो भी बेकार है। अर्थहीन नहीं हो, अर्थ हो। अब हम व्याख्या समझ चुके हैं, तो नेक्स्ट हम करते हैं, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? देखिए नहीं वाले बहुत कंफ्यूज करते हैं और आप जल्दी जल्दी के चक्कर में नहीं का सेंस, आप प्रश्न तो पढ़ लेंगे लेकिन आंसर आप नहीं वाला नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए बी अवेयर। आप अब तो ऑफलाइन होने जा रहा है, तो आप एक सर्कल बना लें नहीं पर, क्योंकि आपके प्रश्न गलत ना हो। मेरा यही आपको सुझाव है। देखिए उन्होंने कहा नहीं है। संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, सी बच्चों की घर की भाषा स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, डी सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी सही है कि सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि ऐसा क्यों है। सुनी गई बातों को तदनुरूप दोहराना निश्चय ही प्रारंभिक हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उन्होंने नहीं पूछा था, तो इसलिए हमारा ये राइट ऑप्शन है। 6 है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? अभी यहाँ पर सही बोल रहा है, तो भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं, ये सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भाषा के कौशल पढ़ना लिखना सुनना बोलना अंतर संबंधित होते हैं। भाषा कथन भाषा कौशल के संबंध में सही है। ये कौशल ही है हमारे, हमें एक दूसरे से लिंक करते हैं ये, इसलिए इन्हें कौशल बोला गया है। भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है, क्या बताइए? तो ऑप्शन सी है, सोचने महसूस करने चीज़ों से जुड़ने। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भाषा सोचने महसूस करने और चीज़ों से जोड़ने का एक उत्तम साधन है। ऑप्शन। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है, क्या? अनुकरण पर। यानी व्यवहारवादी, व्यवहार से मतलब जैसा आप कर रहे हैं वैसे ही मैं व्यवहार कर रही हूँ, तो वो कैसे? अनुकरण के माध्यम से। तो अब हम व्याख्या देखते हैं। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर ही बल देता है। फिर नेक्स्ट है, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः से संबंधित है। अब इन्होंने आपसे पूछ लिया है, यानी आपसे पूछा कि ये आते हैं डिसलेक्सिया डिसकैलकुलिया, ये तो आप ज़रूर करके जाइए। यानी डिसेबिलिटी के बारे में ज़रूर पूछा जाता है, 1 या 2 प्रश्न आते ही हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो चाहे वो पेडागोजी हो, यानी लैंग्वेज की पेडागोजी हो या सीडीपी की हो। अब उन्होंने पूछा तो आपने बताया सी जो है डिसलेक्सिया द्वारा पीड़ित है, यानी जब पढ़ने में वो कठिनाई महसूस कर रही है तो वो उसकी कठिनाई का नाम क्या है? डिसलेक्सिया। आप ज़रूर करिएगा। डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, है ना, डिस्प्रेसिया, काफ़ी सारे हैं, अफ्लेसिया, इस टाइप से।
वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो किस पर? तो यानी वाइगोस्की हैं। मैंने शायद आप लोगों को बताया भी है कि हमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करना है। पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, चॉम्स्की और कौन से आते हैं, स्किनर, कुछ इम्पॉर्टेंट राइटर हैं। पियाजे तो ज़रूर करिए, पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, तो आप 3 तो ज़रूर करिएगा। इसमें से ज़रूर आएंगे आपके, कुछ भी प्रश्न बने ज़रूर आएंगे, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो जो है आपका जो राइट ऑप्शन है वो डी, परस्पर अंतर्क्रिया। यानी वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में परस्पर अंतर्क्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। ठीक, अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वाइगोस्की के विचार पर आधारित कक्षा में परस्पर अंतर्क्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। नेक्स्ट है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं। भाषिक यानी उनकी अलग अलग लैंग्वेज है, उधर से आते हैं। तो अतः अब हम क्या राइट ऑप्शन होगा देखते हैं। उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। सी, भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो सबसे अच्छा आपको कौन सा लग रहा है बताइए? ऑप्शन ए, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। ठीक, नेक्स्ट है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या होगा? तो देख लेते हैं। किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, बच्चों के चित्र वर्णन प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना और बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो सबसे सर्वाधिक उचित तरीका जो है वो ऑप्शन बी है, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका यह है कि बच्चों से चित्रों के माध्यम से प्रश्न को पूछना चाहिए। इससे बच्चों में रुचि पैदा होगी और ठीक से वे प्रश्नों का जवाब भी लेंगे। चूँकि जो वस्तुएं देखी गई होती हैं उसके विषय में बताना बड़ी ही सहज बात होती है। फिर नेक्स्ट है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? बताइए कौन सा प्रश्न? लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, आजकल आम का दाम कितना है। तो यानी क्या है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन कर रहा है? तो ऑप्शन सी क्या कर रहा है, देखिए, यदि तुम आम बेचोगे तो कितने दाम लोगे और क्यों, यही तो सही कर रहा है। आजकल आम का दाम कितना है, क्यों बोल रहा है, कुछ नहीं पता लग रहा। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन जो है वो है सी। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? तो सी, बी, ए या डी? तो राइट ऑप्शन जो है वो बी है, रोचक विषय वस्तु मुख्य आधार होना चाहिए। यानी रोचक कैसे, जो इंटरेस्टेड हो कि बच्चों देख पाएँ, कलरफुल चित्र हों, है ना, चित्र बने हुए हों। जिस बात को पूरे बाल साहित्य क्या है, पूरा बाल साहित्य वही है कि आप पिक्चर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना सिखा रहे हैं। फिर देख लेते हैं, काव्य पंक्तियां हैं, उनको पढ़कर उचित विकल्प चयन करना है। नहीं झुका करते जो दुनिया से, करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पहनी आंख भविष्य का तकचीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। यानी आपको ये समझकर उत्तर देना है। देख लेते हैं, कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है? जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक है। उन्होंने कहा ना, नहीं झुका करते जो दुनिया से, करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता। यानी वही न्योता दे पाएंगे, वही नहीं झुकेंगे जो साहसी होंगे, स्वाभिमान होंगे और निर्भीक होंगे। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में ऐसे व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक है, जो झुककर समझौता करना स्वीकार नहीं करते। फिर है नेक्स्ट, व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? उन्होंने कहा था दूरदर्शिता वाली, यानी दूरदर्शिता से
लेस लेस क्या होगा, यानी व्यक्ति की दृष्टि दूरदर्शिता से युक्त होनी चाहिए, छोटी सोच कदापि नहीं रखनी चाहिए। ठीक। ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव क्या है, यानी बी ऑप्शन, उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना। ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव है उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना। तम शब्द का पर्याय है, तम का अर्थ क्या होता है, अंधकार। ठीक है, तम शब्द का पर्याय अंधकार है। यामिनी और निशा रात्रि के पर्याय हैं। सही। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नहीं झुका करते जो दुनिया से। नहीं झुका करते जो दुनिया से पंक्ति में किसके सामने ना झुकने की बात की गई है, तो आंसर होगा ए ऑप्शन, विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने। हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नहीं झुका करते दुनिया से का आशय है विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने नहीं झुकना। फिर है सीधी रीढ़ का आशय है स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना। अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।